कोई गठबंधन होता है तो वो बेहतर विकल्प है। देखिए, वो इमरान मसूद भाई हैं, हमारे पार्टी में रहे हैं, आज वो एमपी हैं। वो अब कांग्रेस तरफ से उनको क्या क्राइट किया गया, क्या बोल रहे हैं, वो उनका मैटर है। लेकिन हमें जो अभी तक गाइडलाइन में ऐसा कहा गया माननीय बहनी के द्वारा कि हम अकेले लड़ेंगे और अकेले की हम तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। इसलिए जो बीएसपी का एक कार्यकर्ता है, उसी तरह हमारे भतीजे भी हैं, ये भी एक बीएसपी के कार्यकर्ता के रूप में है, परिवार के हैं, वो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो व्यवहार बहन जी आम कार्यकर्ता के साथ करती हैं, वही उनके साथ व्यवहार होता है। विधान परिषद का नेता बनाया था, तो ये तो खुद बेचारे जीत नहीं पाते हैं, और ये मुख्यमंत्री दूसरे को बनाने की बात करते हैं। अब तो खुद बनने आए हैं ना, तो सामने बात आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। बीएसपी के भीतर क्या चल रहा है? क्या आकाश आनंद के दोबारा वापसी के बाद बीएसपी के भीतर माहौल कुछ बदला है? क्या चंद्रशेखर जिस तरीके से अग्रेसिव हैं, उसे लेकर बीएसपी की कोई स्ट्रेटजी है? मायावती इन दिनों बहुत सक्रिय दिखाई दे रही है। हालांकि ज्यादा सक्रियता उनके अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच है और उसको वो ट्विटर और एक्स पर लिख रही हैं, लेकिन कितनी सक्रिय मायावती हो कि बसपा आगे बढ़ पाए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विश्वनाथ पाल हैं, जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष। स्वागत है विश्वनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी। सबसे पहले तो ये कि बसपा को लोग अभी भी मान रहे हैं कि बीएसपी जो है, जिस तरीके से उसका ग्राफ नीचे गया है, इतनी कोशिशों के बावजूद बसपा उठ नहीं पाई। इसके अगर पैमाने को देखा जाए तो इलेक्शन ही पैमाने हैं, और लगातार चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो या उपचुनाव हो, कहीं भी या तो बसपा लड़ी नहीं या फिर बसपा की स्थिति बहुत खराब है। तो आखिर पार्टी के भीतर चल क्या रहा है, क्या सोच है, किस तरीके से आप सोचते हैं कि पार्टी आपके ऊपर आई? निश्चित है कि पीछे तो कुछ ग्राफ हमारा गिरा था, लेकिन इधर माननीय बहन जी की जो रणनीति है और जिस रणनीति पर हम लोग काम शुरू किए हैं, निश्चित है कि आने वाला जो 27 होगा वो हम लोग लिए बेहतर होगा। उसके लिए जैसे 2007 का चुनाव था, तो हम लोगों ने बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर लड़ा गया था, लेकिन एक सामाजिक भाईचारा संगठन तैयार हुआ था। वो बीच में किसी कारणों से वो संगठन हमारा डिजाल्व चल रहा था, लेकिन अभी फिर माननीय बहन जी ने एक भाईचारा संगठन तैयार किया है, जिसको 25 मार्च को माननीय बहन जी ने खुद बैठक लिया था, और उसमें हमारे 75 जिले के 75 जिला संयोजकों का गठन किया गया था, और उनको बुला करके माननीय बहन जी ने उनको गाइडलाइन दिया है। आज हमारे जो विंग है, बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज्यादा विंग तो है नहीं, सब एक्टिवेटेड है, लेकिन जो एक विंग ये नया विंग तैयार किया है, पिछड़ा वर्ग सामाजिक भाईचारा संगठन, जिसमें जिले में हमारे एक एससी ओबीसी संयोजक बनाए गए हैं, और ये जाकर के विधानसभा स्तर पर एक संयोजक एससी और ओबीसी बनाए हैं। और प्रतिदिन ये हमारा जो ओबीसी समाज के संयोजक हैं, ये विधानसभा संयोजकों को लेकर के गांव गांव में जाकर के विभिन्न ओबीसी समाज की जातियों को इकट्ठा करके, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उस पे जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहीं पे सवाल आता है कि संगठनात्मक तरीके से तो आप लोग एक्टिव रहे हैं जी, लेकिन आखिर जब बसपा लगातार नीचे गई, तो आप 2027 में किस उम्मीद में है कि कौन तारनहार होगा जो 27 में आपको जीत दिलाएगा? निश्चित है। हमने एक चीज आपको कहा कि जो 2007 में हमारा भाईचारा संगठन तैयार था, एक जनता का गठबंधन तैयार किया गया था, और उसी पैटर्न पर फिर दोबारा 27 की तैयारी के लिए हमारा भाईचारा का संगठन, बानसेव का संगठन, बीएसपी का संगठन, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स का संगठन, ये 4 हमारे संगठन हैं। चारों जमीनी स्तर पर ही अपना काम शुरू किए, उनको गाइडलाइन भाई जी ने दिया है, और निश्चित है जिस गाइडलाइन में हमारे लोग उतरे हैं जमीन पर, इसी भरोसे बहुजन समाज पार्टी एक जनता का गठबंधन तैयार करेगी, भाईचारा तैयार करेगी, और उसी आधार पर फिर 27 में हम लोग हुकूमत में आने का। ये तो आपने गठबंधन की बात कर ली, आपने जो संगठन बनाए हैं उसके जरिए, लेकिन कोई गठबंधन की भी बात है पार्टी के भीतर? किसी भी तरीके से ये चर्चा चल रही है कि 27 बिना पॉलिटिकल पार्टियों के गठबंधन के आप नहीं जीत पाएंगे, बगैर अकेले आपके लिए बहुत मुश्किल है। अभी तक जो हमारी रणनीति है, साथ में भी किसी बिना पॉलिटिकल गठबंधन के हम लोग जनता गठबंधन तैयार किए थे, और फिर उसी जनता के गठबंधन तैयार करने में लगे। राजनीतिक पार्टियों से कोई गठबंधन अभी तक कोई ऐसा आसार नहीं है। माननीय बहन जी का जो निर्देश है कि हम अकेले लड़ेंगे,
अकेले लड़ने के रास्ते पर चल करके हम जो जनता का गठबंधन तैयार करने पे लगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे ही साथ बातचीत में इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बहन जी को ये सोचना चाहिए कि भाई किस हाल में बहन जी इस वक्त जा रही हैं। तो अगर 27 में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन होता है तो वो बेहतर विकल्प है। देखिए, वो इमरान मसूद भाई हैं, हमारे पार्टी में रहे हैं, आज वो एमपी हैं। वो अब कांग्रेस तरफ से उनको क्या एडवाइज किया गया, क्या बोल रहे हैं, वो उनका मैटर है। लेकिन हमें जो अभी तक गाइडलाइन में ऐसा कहा गया माननीय बहन जी के द्वारा कि हम अकेले लड़ेंगे, और अकेले की हम तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। बहुत समय के बाद आपकी पार्टी में उतार चढ़ाव होता रहा। आकाश आनंद को कभी लाया गया, कभी हटाया गया, फिर से आकाश आनंद को लाया गया। मायावती ने उन्हें एक तरीके से नंबर 2 बना दिया है, मुख्य राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। आपको लगता है कि उनके इस बार कमान संभालने से कोई फर्क पड़ेगा तीसरी बार? निश्चित है कि पूरे देश में जो नौजवान है, खासतौर पर उसका रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। और वो हमें देखने को भी मिल रहा है कि जब हम गांव में या कैडर कैंप में या सेक्टर बूथ की समीक्षा में जहां भी जा रहे हैं तो हमको नौजवानों की संख्या अच्छी दिखाई पड़ रही है। और इधर अभी क्योंकि बिहार चुनाव आने वाले समय में, तो अभी मेरा जो मानना है कि उधर ही उनका ज्यादा फोकस होगा। आकाश अभी आनंद 25 या 26 में उनका कोई कार्यक्रम भी है, छत्रपति साहू जी की जयंती का, और उसमें वो बिहार जा रहे हैं 25-26 को। हाँ, 25 या 26। तो क्या उनको बिहार लगाया जा रहा है? चूंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, एक तरीके से नंबर 2 के ओहदे पर इस वक्त मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि इस बार वो आए हैं तो बहुत सेटल्ड तरीके से आए हैं? इस बार पार्टी ने जब उनको नंबर 2 बनाया है एक तरीके से, तो अब उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं? देखिए, माननीय बहन जी ने पूरे देश को 3 भागों में बांटा है, जिसमें 8 प्रदेशों का एक जोन बना है, जिसको रामजी गौतम जी देख रहे हैं, और एक 7 मंडल का जोन है, और एक और 7 का है जो राजा राम जी, और एक हमारे और हैं क्या नाम, बेनीवाल जी, वो देख रहे हैं। फिर बहन जी ने एक मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है जो आकाश आनंद जी है। वो तीनों जोन में बराबर बराबर का समय बांट करके जाएंगे, और वहां क्या कुछ चल रहा है उसकी समीक्षा भी करेंगे और अपनी गाइडलाइन भी देंगे, और वो समीक्षा करके जो होगा बहन जी को अवगत कराएंगे। लेकिन अभी जहां चुनाव है उधर भी उनका ध्यान रहेगा। बाकी पूरे देश में वो काम करने का बहन जी ने मौका दिया है, वो काम वो करने के लिए निकले हैं। आपको क्या लग रहा है कि आकाश आनंद के इस बार बनने से बसपा के भीतर किसी भी तरीके का बदलाव दिख रहा है? कोई उत्साह है? बहुत बदलाव दिखा है, बहुत बदलाव दिखा है, और तमाम हमारे नौजवानों में या पार्टी के लोगों में एक उत्साह जागृत हुआ है कि निश्चित है कि हम लोग जो है एक युवा लीडरशिप आए हैं। और मान्य बहन जी खुद अभी हैं, मान्य बहन ने कहा भी कि जब तक हम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, और अभी बहन जी पूरी तरह से मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तब तक बहन जी खुद पूरी पार्टी का देखरेख करेंगी। बहन जी की गाइडलाइन में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। माननीय आकाश आनंद जी भी बहन जी की गाइडलाइन में, जिस दिन उनको लाया गया, कहा गया कि क्लोज डोर मीटिंग हुई थी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, बहन जी ने आकाश को जब तीसरी बार इंट्रोड्यूस किया तो क्या कहा? माननीय बहन जी ने यही कहा है कि ये हमारे नेशनल बुक कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये पूरी पार्टी को देखेंगे, और इनका आप लोग पूरी तरह से साथ दो, सहयोग करो। ये बात करके बहन जी ने उनको फील्ड में लाएंगे, और हम लोग निश्चित है कि जो भी गाइडलाइन बहन जी की रहेगी उस पर काम करेंगे, उसी पे आकाश भाई भी काम करेंगे। पहले जो उनको हटाया गया, जिस तरीके के आरोप लगे, अब लगता है कि ये सब चीजें? देखिए माननीय बहन जी, कुछ लोग इस बात को इसलिए कहते हैं कि वो भतीजे हैं, लेकिन मान्य बहन जी का कहना है कि हमारे लिए जो बीएसपी का एक कार्यकर्ता है, उसी तरह हमारे भतीजे भी हैं। ये भी एक बीएसपी के कार्यकर्ता के रूप में है, परिवार के हैं, वो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो व्यवहार बहन जी आम कार्यकर्ता के साथ करती हैं, वही उनके साथ व्यवहार होता है। कभी ऐसी भी परिस्थिति आई है कि तमाम लीडरों को बाहर किया गया, फिर उनकी जो गलती रही है, अगर उन्होंने गलती का महसूस किया, सुधार किया, तो वो बीएसपी में आए हैं। ठीक उसी तरह मान्य बहन जी ने इनको भी पार्टी से बाहर किया, और जब इन्होंने अपनी जो भी गलती इनसे हुई तो उसको महसूस किया, तो मान्य बहन जी ने उन गलतियों को क्षमा करते हुए फिर काम करने का मौका दिया है। ये पहले भी हुआ है, कई लीडरों के साथ हुआ है। तो बहन जी का कहना है कि हमारे लिए मूवमेंट और पार्टी, इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति चाहे हमारे घर का हो चाहे बाहर को, हमारे लिए एक समान है। वो
जब कोई गलती दूसरे को भी मिली तो बहन जी ने बाहर किया, और फिर उनकी अगर उन्होंने अपनी गलती में सुधार किया तो वापस लिया गया है। ठीक उसी तरह आकाश भाई को भी बहन जी ने बाहर किया था, लेकिन जब बहन जी को लगा कि ये अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं और फिर से काम करने का मौका मांग रहे हैं, तो बहन जी ने जिस तरीके से दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया था वैसे आकाश भाई को भी पुनः मौका देने का काम किया। तो चेन ऑफ कमांड में नंबर 2 माने जाएंगे वो नंबर 2 निश्चित है, क्योंकि बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मुख्य रूप से। तो नंबर 2 हो गया। हाँ, वो तो है। आप सब लोगों को उनको रिपोर्ट करने को कहा गया? हाँ, जब वो समीक्षा करने आएंगे तो जो भी हमारे प्रदेश में चल रहा होगा उसकी रिपोर्ट लेकर के वो बहन जी के देंगे, लेकिन खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड इसको बहन जी खुद अपना कमांड कर रही हैं। आप लोगों को कुछ कार्यशैली में बदलाव दिख रहा है? बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित है कि हम लोग पूरी तरह से, आज हमें वो दिन याद आता है कि जैसे हम 2007 में काम कर रहे थे, हम लोग साथ में एक भाईचारा तैयार करते थे, तो जब बैठकें होती थी, कैडर होते थे, हर समाज के लोग देखते थे, और आज हमें पुनः वो देखने को मिल रहा है। जब मैं जा रहा हूं तो कुछ दिनों के पहले जो मीटिंगों में मिलता था उससे काफी अलग दिखाई पड़ रहा है। एक तो जो आम जनता है उत्तर प्रदेश खासतौर पर, उस जनता के अंदर में जो बदलाव देख रहा हूं कि लोगों का कहना है कि मैं 7 से 12 तक बहन जी की सरकार देखा है, और फिर 12 से 17 तक समाजवादी को देखा, तो उस सरकार में भी जिस तरीके से गुंडाई चरम पर थी, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा था, जंगल राज कायम था, उससे कम 17 से लेकर के आज तक जो बीजेपी चले इसमें कम नहीं दिखाई पड़ रहा। भले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हों कि क्राइम बंद है, गुंडे नहीं है, लेकिन इतना अत्याचार, इतना जंगल राज जो दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो हमारे कौशाम्बी में 8 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई, अगर घटना हुई थी तभी तो पुलिस ने पास्को एक्ट लगाया, तभी मुलजिम को जेल भेजा, लेकिन फिर वही पुलिस सरकार के दबाव में आकर के मुलजिम को बाहर करती है। और अगर मुलजिम के पिताजी अपने बेटे के क्रिश से क्षुब्ध होकर के उन्होंने सुसाइड किया, तो जो पीड़िता थी उसके घर वालों क्या दोष है? लेकिन आज सरकार के दबाव में उनके भाई को, चाचा को, पिता को जेल भेज दिया गया और मुलजिम को बाहर कर दिया गया। ये सरकार के एक बड़े नेता के दबाव में हुआ है, और इसको पाल समाज इससे बहुत दुखी है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। अभी मैं कल जा रहा हूं बांदा, वहां भी एक 3 साल की निषाद की बेटी के साथ रेप और हत्या हो गई। देश के 75-76 सालों के बाद मथुरा में जिस तरीके से 2 बेटियां हमारी ब्यूटी पार्लर से आई, शादी के मंडप तक नहीं जा पाई, रास्ते में उनको उतार लिया गया और उतार करके उनको अपमानित किया गया, यहां तक कि बारातियों को मार पीट के भगा दिया गया, जो भोजन बने थे उसमें मिट्टी मिला दी गई। ये देश की आजादी 75-76 साल बाद ये है भाजपा गवर्नमेंट में हो रहा है। गोरखपुर में 12 साल 14 साल बच्चे की हत्या हो जाती है। बस्ती में एक व्यक्ति को कीचड़ में दबा के हत्या कर दी जाती है। जमनपुर में पति पत्नी को मारकर नहर में फेंक दिया जाता, 8 दिन तक लाश नहीं बरामद होती। मान्य वैद्य के निर्देश पर जब मैं जाता हूं तो 8वें दिन लाश बरामद होती है। बलिया में एक चौहान समाज की बेटी को 20 फीट ऊपर पेड़ से लटकी हुई बॉडी मिली, जहां में गया था, और उसके दोनों हाथ बंधे थे। जब हमने पुलिस के लोगों को बुलाया तो वो कह रहे सुसाइड किया है। हमने कहा भाई पीछे हाथ बांध दिया जाए किसी का, तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा पेड़ पर, और अगर चढ़ गया, सुसाइड कर लिया, तो हाथ कैसे बांधेगा? इसके लिए फिर हमने मांग की थी, तो एसआईटी की जांच हुई वहां, तब जाके न्याय मिला। तो आप लोग ये सब मुद्दे लगातार निश्चित है, उनको न्याय दिलाने वाला कोई तो होना चाहिए। सरकार में अत्याचार हो रहा है, विपक्ष के लोग भी मौन धारण कर लेते हैं ऐसे मौके पर, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी इसे सारे मुद्दों को संज्ञान में ले रही है, और खासतौर पर मुझे बहन जी के निर्देश पर जाने का मौका मिलता, मैं वहां के जो शासन प्रशासन लोग हैं उनसे मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, न्याय की मांग कर रहा हूं। अभी मैंने कौशाम्बी वाली घटना में मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे एसपी सिंह बघेल जी, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो चल करके आए, लेकिन उन्होंने एसआईटी की जांच की मांग की। एसआईटी की जांच कौन करेगा? कप्तान करेंगे, डीआईजी करेंगे, और उन्हीं के द्वारा मुलजिम को जेल भेजा गया, उन्हीं के द्वारा फिर पीड़िता के घर वालों को जेल भेजा गया और मुलजिम को रिहा कर दिया गया। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि उसकी सीबीआई जांच हो, ताकि कोई निर्दोष न फंसे और न्याय मिल सके। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी मांग को पूरी करनी चाहिए, और सीबीआई जांच करा करके जो वहां पर एक पाल और पंडित में लड़ाने की साजिश की जा रही है,
ये नाकाम हो सके। जैसे अभी कुछ दिन पहले दलित और क्षत्रिय को लड़ाने की एक साजिश हुई, तो यहां तो मैं देख रहा हूं पक्ष विपक्ष के लोग एक भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में भाईचारा पैदा करना चाहती है, भाईचारा के आधार चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। चलिए, एक बड़ा इस वक्त बड़ा मामला निकल कर कह रहा है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, और लगातार एक लड़की है, एक महिला है जो कि उनके ऊपर आरोप लगा रही है। अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी उसमें कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई जब जाट लड़कियों का मामला आया तो इन्होंने बहुत हंगामा काटा और कहा कि घसीट के लाएंगे। अब इनके खिलाफ एक लड़की ने आरोप लगाया है तो इनको भी सामने आना चाहिए, सफाई अपनी देनी चाहिए, इनको भी कोर्ट में जाना चाहिए। नहीं होगा तो वो लोग एफआईआर भी करेंगे। बीएसपी का क्या स्टैंड है चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर? देखिए, अगर कोई लड़की उनके ऊपर आरोप लगा रही है और लगातार वो आरोप लगा रही है तो उनको जो सच्चाई वो सामने आकर के मुखर होकर के उसका जवाब देना चाहिए कि ये गलत है, ये मेरे साथ गलत बताया जा रहा, या अगर वो सही है तो उस पर जांच करके सही न्याय बेटिया को देना चाहिए। इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ये व्यक्तिगत तो उनके वो दोस्त रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं हमारे इनके संबंध अच्छे रहे हैं। अब संबंधों में बिगाड़ कहां से हुआ है वो जांच का विषय है। अगर वो आरोप लगा रहे तो उसमें जांच होना चाहिए और जो सही तत्व सामने आना चाहिए, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी इस बात पर खुलकर सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए कि क्या सही है, और या इसका जो अगर उन्होंने आरोप लगाया तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जो सही पाया जाए उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हाल में मायावती जी ने एक तरीके से हमला भी बोला था, परोक्ष तौर पर बरसाती मेंढक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और ये माना गया कि इशारों में मायावती ने उनके लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किए। देखिए, माननीय बहन जी ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के इशारे पर बरसाती मेढक की तरह कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इससे बहुजन समाज का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अब जो उसमें अपने आप को महसूस करेंगे वो खुद ही टर करना शुरू कर देंगे, उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। किसके लिए कहा था बहन जी? अभी जो जिनके लिए बहन ने किसी का नाम नहीं लिया है, बहन ने कहा जो बीजेपी, कांग्रेस, सपा के इशारे पर काम कर रहे होंगे, बरसाती मेढक की तरह जो काम कर, तो खुद ही सामने आपको दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ने भी लगे होंगे। तो बहन ने किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं भी किसी का नाम नहीं लेता हूं। जो इस तरह के कृत्य कर रहे होंगे वो खुद ही सामने दिखाई पड़ेंगे आपको। चलिए, आखिरी सवाल। अभी आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोटे छोटे दलों की एक मीटिंग बुलाई थी और ऐसे दल और नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे रखने की बात कही है कि अब 2027 में वो मुख्यमंत्री के भी चेहरे होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र है हर लोग, हर आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए स्वतंत्र है, खुद अपनी घोषणा करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर उन्होंने घोषणा की है तो वो मुख्यमंत्री बनने की लाइन में आ गए, उन्होंने खुद अपनी घोषणा की है। बाकी जो उनके गठबंधन में आए, हमें तो नहीं सुना किसी और ने घोषणा की है कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो खुद घोषणा की, खुद बनने जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है। राजनीति है, इसमें सबको स्वतंत्रता मिली है। आपकी शुभकामनाएं हैं? नहीं, ये तो शुभकामना सबके साथ है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए शुभकामना देता हूँ कि हमारी पार्टी आ गया है, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बने, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम दूसरे को शुभकामना कैसे दे सकते? तो आखिर इनके इस वक्त ये कहने का कि भाई मैं मुख्यमंत्री के रेस में होंगी, आप इसको किस तरह से? देखिए, बोलने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। इसके पहले भी इन्होंने कहा कि हम जहां रहते हैं वहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी कि ये कहते हैं हम जहां रहते हैं वहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन ये बसपा की जब गवर्नमेंट बनी थी तब भी ये विधानसभा का खुद चुनाव हार गए थे। धन्यवाद दो बहन जी को, इनको एमएलसी बना के मंत्री बनाया था। और फिर जब सपा में गए, सपा ने इनको टिकट दिया तो फिर ये विधानसभा खुद हार गए थे। फिर माननीय अखिलेश यादव ने एमएलसी बना के इनको मंत्री बनाया था। एमएलसी बनाया था, एमएलसी बना के विधान परिषद का नेता, विधान परिषद का नेता बनाया था। तो ये तो खुद बेचारे जीत नहीं पाते हैं और ये मुख्यमंत्री दूसरे को बनाने की बात करते हैं। अब तो खुद बनने आए हैं ना, तो सामने बात आएगी। रही बात कि जो तमाम लोग इस तरह की बहस करते हैं कि बीएसपी मिशन से भटक गई है, ये किस मुद्दे को लेकर के कहते हैं? इनका कहना होता है बीएसपी मुद्दे से भटक गई कि बीएसपी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब बीएसपी कहती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी का आज तक कोई मैनिफेस्टो नहीं रहा है
कोई घोषणा पत्र नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी का माननीय कांसीराम साहब कह के गए थे कि हमारा मैनिफेस्टो इस देश का बाबा साहब बनाया हुआ भारतीय संविधान है। अगर बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आती है तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू करेगी। तो बाबा साहब अगर संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लिए बराबर का अधिकार दे करके गए हैं और हम अगर बाबा साहब संविधान को मानते हैं ईमानदारी से, तो अगर बाबा साहब ने सबको संविधान में बराबर का जगह दिया है, हम उस संविधान को मानते हैं तो हमको भी बराबर का सबको जगह देनी चाहिए। इसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि बाबा साहब ने अगर सबको जगह दिया तो हम सबको जगह देते हैं। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा है और उस नारे के आधार पर बीएसपी चल रही है। और नहीं चली होती तो इस देश में लगभग पिछड़े समाज की 78 ऐसी जाति थी जिनको कभी चुनाव लड़ने को मौका नहीं मिला था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांसीराम साहब मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो जिसकी भागीदारी पहले भी थी उनको भी भागीदारी दिया, और जिनकी भागीदारी कभी नहीं थी, कभी जो चुनाव नहीं लड़े थे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद चुनाव लड़ा करके विधानसभा लोकसभा भेजने का काम किया, कैबिनेट भेजने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही महान काम है। तो इस काम को किसी दूसरे दल ने नहीं किया। आज चाहे पीडीए का नारा देने वाले हों चाहे और लोग हों, बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं आई होती, नहीं बनी होती, तो तमाम ऐसी जाति के लोग थे जो आज भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, विधानसभा लोकसभा जाने की तो बात छोड़ी। लेकिन जब बीएसपी आई, नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का भी मौका मिला, जीतने का भी मौका मिला, सरकार में जाने का मौका मिला और उनके समाज में विद्युत पैदा हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी, चलिए ये क्रेडिट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब राहुल गांधी भी तो यही लेकर के चल रहे हैं कि 90% तक हम लेकर के जाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी। तो आप लोग राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं? देखिए, नारा देने से कुछ नहीं होने वाला है। जब माननीय राहुल गांधी ने नारा दिया है तो उसके बाद में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश का जमीनी हकीकत पे आ जाओ कि अगर आपने नारा दिया था, माननीय कांसीराम साहब का नारा बोल तो सका जाता है, बोल तो दिए राहुल गांधी जी, लेकिन क्या उस मध्य प्रदेश में जिसकी इतनी संख्या वाली उसके आधार चुनाव लड़ाया? क्या लोगों को भागीदारी दिया? अगर नहीं दिया तो नारा देने से काम नहीं चलने वाला है। जमीनी स्तर पर अगर नारे के साथ कोई चलती है तो बीएसपी चलती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए धन्यवाद जी। तो हमारे साथ थे विश्वनाथ पाल, जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, और इन्होंने आज खुलकर तमाम मुद्दों पर यूपी तक से बात की। तो दीजिए हमें इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।